इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी के अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रैक्टिकल्स एग्जाम के लिए देश के प्रख्यात भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें देश भारत रत्न सीवी रमन के नाम से जानता है, वे आए थे। बात तब की है जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन बिना किसी ठोस परिणामों के सिमट रहा था। वर्ष था 1942। सीवी रमन जब अपनी परीक्षा ले रहे थे तो उसी क्रम में एक विद्यार्थी उपस्थित हुआ। सीवी रमन प्रश्न पूछते गए और वह विद्यार्थी उत्तर देता गया एवं उत्तर के साथ उसने अनुषंगिक बातें विस्तार से प्रस्तुत की। सीवी रमन के ध्यान में आया कि वह विद्यार्थी अपने विषय में बहुत प्रवीण है। तब जब भौतिक शास्त्र जैसे विषय में भारत में कुछ ही लोग जानकार थे, रमन जी ने देखा कि इस छात्र की मेधा अद्वितीय है। उस युवक की आयु थी 20 वर्ष। तरुण अवस्था का यह युवक न्यूक्लियर फिजिक्स में बृहद ज्ञान का अधिकारी था। उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उसे बेंगलोर स्थित अपनी रमन लैब में रिसर्च इन एडवांस फिजिक्स इस विषय में साथ काम करने एवं फेलोशिप देने का प्रस्ताव रखा। उन्हें लगा कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण एवं न्यूक्लियर विज्ञान में रुचि रखने वाला यह युवा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उस युवक ने उनका यह प्रस्ताव सविनय अस्वीकार किया। डॉक्टर रमन को आश्चर्य हुआ। पूछने पर पता चला अब उसने अपनी प्राथमिकता किसी दूसरे कार्य को दी थी। अब उसे एकेडमिक्स एवं फिजिक्स के अलावा कुछ दूसरा कार्य अधिक महत्वपूर्ण लग रहा था। वो क्या कार्य था जिसके लिए एक मेधावी छात्र ने, एक विद्वान प्रोफेसर ने अपना करियर गौण समझा। शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। जिसका अर्थ होता है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस हिंदू राष्ट्र के घटक के रूप में मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपके ही दिए कार्य को करने के लिए मैं कटिबद्ध हुआ हूँ। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे आशीर्वाद दी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बनेल गांव में एक जमींदार के घर 29 जनवरी 1922 को फिजिक्स डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक बने और स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं के रज्जू भैया, एक प्रोफेसर के विज्ञान में अपने करियर के स्थान पर समाज के कार्य को करने के इस निर्णय के संबंध में सीवी रमन एवं बाद में होमी भाभा ने गुरुजी अर्थात गोलवलकर जी से कहा कि आपने देश का एक वैज्ञानिक छीन, जिस पर गुरुजी ने कहा आपको वैज्ञानिक तो कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो एक ही रज्जू भैया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मात्र 21-22 वर्ष की आयु में बतौर प्रोफेसर जिन्होंने अपना करियर शुरू किया, उन रज्जू भैया की यह बात है। यूनिवर्सिटी के अपने एक सहपाठी के माध्यम से वे संघ के प्रचारक बापूराव मोघे से उनका संपर्क हुआ और उन्हीं के प्रभाव में संघ की शाखा तक उनका प्रवेश हुआ। राजेंद्र सिंह ने अपने अध्यापन कार्य के साथ नियमित रूप से शाखा में जाना शुरू किया। 1943 में संघ शिक्षा वर्ग में शिवाजी महाराज का पत्र जयसिंह के नाम इस विषय पर संघ के गुरुजी अर्थात गोलवलकर जी का बौद्धिक उद्बोधन उन्हें प्राप्त हुआ। गुरुजी का उद्बोधन सुनकर वो अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना जीवन संघ कार्य के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। यूनिवर्सिटी में अपने अध्यापन कार्य के साथ ही वो छात्रों के साथ, सह शिक्षकों के साथ देश, समाज, धर्म, संस्कृति
जैसे विषयों पर चर्चा करते। इन व्याख्यानों में या चर्चा सत्रों में संख्या का कोई महत्व नहीं होता था। कभी 20-30 छात्रों के समूह में या फिर कभी छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ देर रात तक उनकी बातें चलती। बातों बातों में पराधीनता, समाज, धर्म, राष्ट्र की मुक्ति, इन विषयों को लेकर के उनकी बातें चलती रहती। आदमी किसी काम को कब करता है तो पहले उसके अंदर का स्वाभिमान और हिम्मत जगनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी लायक नहीं हैं, हम तो दुनिया से भीख का कटोरा लेकर जाएंगे और जब मिलेगा तब चलेगी। ये तो चारों तरफ का आज वायुमंडल बना है। हमारा कहना है कि इस देश के पुरुषार्थ को, स्वाभिमान को, इसके अंदर की अभिमान को जगाइए। हमारे देश के लिए जो एक श्रद्धा का स्थान था, विदेशियों ने आकर उस श्रद्धा के स्थान को तोड़ा, गौ को मारने का तय किया। गौ का कहीं लिखा हुआ उनके उसमें नहीं है। तो अगर आज हमारे देश में, इस स्वतंत्र देश में भी हम कोई अधिकार नहीं है तो हम काहे 1943 से 66 तक 23 वर्ष वो प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ साथ एक पूर्णकालिक प्रचारक की भांति सतत प्रवास करते थे। आज इस गांव, कभी उस कस्बे में, अगले दिन दूसरा जिला, ऐसे अविरत घूम के, प्रवास करके समाज जागरण तथा संगठन के कार्य में वे लगे रहे। विश्वविद्यालय में अध्यापन के साथ उनका प्रचारकवत संघ कार्य चलता रहा। कार्यवाह के दायित्व को प्रचारक की भूमिका में उन्होंने ढाल दिया था। भौतिक शास्त्र जैसे गूढ़ विषय पर असामान्य अधिकार रखने के साथ ही अत्यंत सरल एवं रोचक अध्यापन शैली और अपने विद्यार्थियों के प्रति स्नेह एवं आत्मीय भाव के कारण प्रोफेसर राजेंद्र सिंह प्रयागराज विश्वविद्यालय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सफल प्राध्यापक बन गए थे। उनकी असामान्य क्षमता एवं योग्यता के द्वारा वे कई वर्षों तक भौतिक शास्त्र विभाग के हेड यानी विभागीय अध्यक्ष बने रहे और उन्होंने वह दायित्व निभाया। किंतु यह सब करते हुए समांतर रूप से वे संघ कार्य के विविध दायित्व भी समर्पण से निर्वाह करते रहे। यूनिवर्सिटी में हेड बनने की उनकी कभी कामना रही नहीं। जब प्रयाग विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के रीडर पद के लिए आवेदन मांगे गए, उन्होंने आवेदन नहीं किया। सहयोगियों के पूछने पर उन्होंने कहा, मेरा जीवन कार्य तो संघ कार्य है, समाज कार्य है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसरी नहीं। अभी मैं सप्ताह में 4 दिन कक्षाएं लेता हूँ, 3 दिन संघ कार्य के लिए मेरा दौरा रहता है। कभी कभी विश्वविद्यालय पहुंचने में देरी हो जाती है। अभी तो विभाग के सभी अध्यापक सहयोग करते हैं। यदि रीडर पद का अभ्यर्थी बना तो वे मुझे अपना प्रतिस्पर्धी समझने लगेंगे। क्यों पचड़े में फंसना। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का संपूर्ण जीवन इस बात का साक्षी है कि उन्हें किसी पद की आकांक्षा या मोह कभी नहीं रहा। यूनिवर्सिटी में अध्यापक रहकर भी उन्होंने अपने लिए कभी धन संग्रह नहीं किया। वे अपने वेतन की एक एक पाई को संघ कार्य पर व्यय कर देते थे। संपन्न परिवार में जन्म लेने, पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाने, संगीत और क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि होने के बाद भी वे अपने ऊपर कम से कम ही खर्च करते थे। मितव्ययिता का वे अपूर्व उदाहरण थे। वर्ष के अंत में अपने वेतन में से जो कुछ बचता था उसे गुरु दक्षिणा के रूप में समाज को समर्पित कर देते थे। एक बार जब राष्ट्रधर्म प्रकाशन आर्थिक संकट में फंसा तो उन्होंने अपने पिताजी से आग्रह करके अपने हिस्से की धनराशि देकर राष्ट्रधर्म प्रकाशन को संकट से उबारा। यह थी उनकी सर्वत्यागी संन्यस्त वृत्ति की अभिव्यक्ति। समाज एवं राष्ट्र के विषय में उनका चिंतन राष्ट्रीय चिंतन था। राष्ट्र की अवधारणा, हमारा कार्य, समाज की स्थिति, भारत का भविष्य, जनजातीय समाज पर आक्रमण जैसे विषयों पर उनका बृहद अध्ययन एवं दृष्टि एक दार्शनिक एवं युग दृष्टा की दृष्टि है। अपने एक उद्बोधन में उन्होंने कहा, कैसी विडंबना है कि आज स्वतंत्र होने के बाद भी इस समाज को खाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अरब देशों से पैसा आता है, कहीं गिराए हुए मंदिरों को फिर से न बनाने के लिए प्रयत्न होते हैं, कहीं जनजातीय गिरिवासी बंधुओं को ईसाई मिशनरियों द्वारा भ्रमित कर
मतांतरित किया जा रहा है। हमारा किसी की पूजा पद्धति से बैर नहीं, परंतु अनुभव यह है कि समाज से पृथक होने के बाद राष्ट्र से भी पृथक होना शुरू हो जाता है। विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को राष्ट्र के संबंध में यह चिंता खाई जा रही थी। राष्ट्र की स्थिति के संबंध में वे कहते हैं, वर्तमान भारत में यश और ऐश्वर्य के स्थान पर सब क्षेत्रों में अभाव ही अभाव सा दिखाई देता है। राष्ट्र व समाज के साथ व्यक्ति का आत्मीय नाता जोड़कर इसे विश्व में पुनर्प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक भारतवासी के हृदय में भारत माता के पुत्र होने का अभिमान चाहिए। संघ में इसी महान व श्रेष्ठ संस्कृति के प्रति अभिमान जगाया जाता है। यह अभिमान जगते ही इस प्रकार का भाव मन में आए बिना नहीं रह सकता कि जब हमारे ऋषि मुनि व शूरवीर पूर्वजों ने इस देश को इतना महान बनाया, तो इसे विश्व वंदित बनाने के लिए मैं भी अपने जीवन की बाजी लगा दूंगा। मेरा बड़प्पन और स्वाभिमान देश की प्रतिष्ठा में ही निहित है। प्रयाग विश्वविद्यालय में कुल 23 वर्ष अध्यापन के साथ संघ के विविध दायित्व उन्होंने निभाए। वे 1946 में प्रयाग विभाग के कार्यवाह बने। 1948 में जब संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, तब प्रोफेसर रज्जू भैया को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया। वहां वे 5.5 महीने तक जेल में रहे। उसके बाद जब संघ से प्रतिबंध हट गया, तब उन्होंने अपने अध्यापन कार्य से 2 वर्ष के लिए छुट्टी ले ली ताकि संघ का पूर्णकालिक कार्य कर सके। भाऊराव देवरस द्वारा उन्हें लखनऊ भेजा गया। वहां उन्होंने प्रयाग, लखनऊ, सीतापुर ऐसे 3 विभागों का काम संभाला। कुल 2 वर्ष पूर्णकालिक के रूप में दायित्व निर्वाहन करके 1951 में वो वापस आए और पुनः अध्यापन कार्य शुरू किया। 1952 में उन्हें प्रांतीय टोली में लिया गया एवं महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। 1965 में उनके पिता का निधन हुआ। उसके पश्चात अपना पूरा समय संघ कार्य के लिए समर्पित करने का उन्होंने निर्णय लिया और अंततः 1966 के जनवरी माह में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे पूर्णकालिक संघ के प्रचारक बन गए। फिर उनका कार्यक्षेत्र बना बिहार। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, तब रज्जू भैया ने भूमिगत आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे प्रोफेसर गौरव सिंह के छद्म नाम से एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर इस अलोकतांत्रिक आपातकाल के विरुद्ध समाज जागरण के कार्य में लगे रहे। कुल 19 महीनों तक उन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी अद्वितीय संगठन क्षमता का परिणाम यह हुआ कि 1977 में उन्हें सह सर कार्यवाह और 78 में सर कार्यवाह की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एक जीवन व्रती के रूप में प्रोफेसर रज्जू भैया का कार्य अविरत चलता रहा। 11 मार्च 1994 में तत्कालीन सरसंघ चालक माननीय बाला साहब देवरस ने उन्हें संघ के अगले सरसंघ चालक के रूप में दायित्व सौंपा। सन 2000 तक यह दायित्व उनके पास रहा। 1995 के विजयादशमी उत्सव के संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि दैनिक शाखा आयोजन की रीति समाज में चरित्र निर्माण का एक आदर्श तरीका है जो अंततः समाज में परिवर्तन ला देगा। सरकारी कर्मचारी या सरकार वह परिवर्तन नहीं ला सकती। केवल दृढ़ चरित्रों के पुरुष एवं स्त्रियां ही यह काम कर सकते हैं। यह वही कार्य है जिसे संघ कर रहा है। यह उन स्त्री पुरुषों को तैयार करने का कार्य करता है जो समाज में परिवर्तन ला सके। एक प्राध्यापक के जीवन का यह संदेश एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक से लेकर विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के अग्रगणी नेता के रूप में उनका यह जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। राष्ट्र कार्य के लिए अपने व्यक्तिगत सुख एवं करियर को तिलांजलि देकर एक वैभव युक्त राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले एक प्राध्यापक रज्जू भैया को जब पूछा गया कि आप भविष्य में कैसा भारत देखना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा, विजन में देखते हैं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश भी होगा, सबसे धनवान देश होने की आवश्यकता नहीं है, चरित्रवान होगा, प्रॉस्परस भी होगा और विश्व को इस झगड़े वाले संघर्ष वाले
रास्ते से हटाकर समन्वय के, प्रेम के, आपस में मिलकर चलने के, भाईचारे के इस मार्ग पर चला सकेगा। मगर वही चला सकेगा भारत कि जो खुद मजबूत है, समृद्ध है और किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए किसी चीज में तैयार नहीं है।